नमस्कार। महिला महाविद्यालय होम साइंस क्लास सेकंड ईयर। आज हम मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मानव विकास के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि मानव विकास क्या होता है, किसे कहते हैं मानव विकास। मानव यानी कि मानव विकास जो है वो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, क्योंकि मनुष्य का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। हर पल मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसका विकास होता है। यानी कि इसका अध्ययन करने के लिए हमें कुछ अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे कि गर्भावस्था, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं के आधार पर हम हमारे मनुष्य के विकास को आसानी से समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आता है कि मानव किसे कहते हैं। मानव से तात्पर्य बालक से होता है। बालक यानी बाल्यकाल अवस्था, जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, इसीलिए उसे मनुष्य के जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बालक को फादर ऑफ मैन कहा गया है। फादर ऑफ मैन कहा गया है क्यों? क्योंकि बालक अपनी बाल्य अवस्था में जो भी अपने माता पिता परिवारजनों से सीखता है, उसका प्रभाव उसके जीवन भर और उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था क्या होती है, किसे कहते हैं बाल्यावस्था। तो क्रो के अनुसार बाल्यावस्था यानी बाल मनोविज्ञान क्या होता है, वह मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान जिसे कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास, उनके व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, रुचियों आदि का अध्ययन किशोरावस्था तक का किया जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था जो होती है उसमें जनरली प्राचीन समय में इतना बाल अध्ययन पर इतना महत्व नहीं दिया जाता था। 17वीं शताब्दी से पहले 16वीं शताब्दी तक बाल अध्ययन को या बाल मनोविज्ञान को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों का विश्वास था कि बालकों को समाज के अनुरूप बनाना है, ना कि उनके अंदर छिपे हुए सर्वांगीण गुणों का विकास करना है। इसलिए वो लोग बाल मनोविज्ञान या बाल अध्ययन पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे। 17वीं शताब्दी में प्लूटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के व्यावसायिक कुशलताओं और सामाजिक समायोजन पर पड़ता है। रूसो, फ्राबेल, हर्बर्ट आदि जो दार्शनिक थे, उनका मानना था कि बाल्यावस्था में जो होती है या बालक जो होता है वह प्रौढ़ से भिन्न होता है। और इन्हीं के आधार पर इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में जॉन अमास कॉमेनियस नामक दार्शनिक ने बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई। 1657 में ऑर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें चित्रों के प्रयोग के द्वारा रोचक तरीके से पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया गया। 1774 में सबसे पहले पेस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक बाल अध्ययन प्रस्तुत किया था। और यह अध्ययन उन्होंने अपने ही पुत्र जो कि 3.5 वर्ष का था उसके विकास का अध्ययन किया और उसे क्रमबद्ध तरीके से एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम टैल ने 1876 में इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भाषात्मक विकास के बारे में बताया गया। और इसी समय स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक आए, जिन्हें बाल अध्ययन के आंदोलन का पिता कहा जाता है।
बाल आंदोलन के अध्ययन का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडोलेसेंस नामक पुस्तक दी, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। फिर साथ ही उन्होंने बाल अध्ययन की शिक्षण वस्तुनिष्ठ विधियां प्रदान की, जिसमें प्रश्नावली विधि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। स्टैनले हॉल जो थे, उन्होंने किशोरावस्था के बालक बालिकाओं के विभिन्न प्रकार के विकास के बारे में जानकारी दी। 21वीं शताब्दी जो थी वो बाल अध्ययन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उस समय उसमें काफ़ी परिवर्तन आए, जिसकी वजह से आज बालकों को राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति का माना जाता है। न केवल माता पिता, परिवार के सदस्य, समाज, राष्ट्र, बल्कि संपूर्ण विश्व जो है वो बालकों के बहुमूल्य संपत्ति मानता है, और उनके विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण हैं। 21वीं शताब्दी में ही नई शिक्षण पद्धति का लाया गया, जो थी बैगलेस एजुकेशन, यानी कि इस अवस्था में बैग को बोझ माना गया। बैग को बोझ माना जाना मतलब विदाउट बैग के एजुकेशन, यानी खेल में होने वाली शिक्षा, चित्रों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, खेल के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का पद्धति को लाया गया। फिर आता है नेक्स्ट कि बाल विकास जो होता है या मानव विकास जो होता है, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए या क्यों किया जाता है। मानव विकास जो है, हमने कहा जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, और गर्भकाल से किशोरावस्था तक जो विकास होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, और फिर वृद्धावस्था में जो होते हैं वो विनाशात्मक होते हैं। यानी कि मानव का जो संपूर्ण विकास होता है वो परिवर्तनशील होता है, जिसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मानव विकास की जो सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसका उद्देश्य मानव की क्षमताओं के विकास की दिशा एवं उनकी गति निर्धारित करना होता है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर मानव व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में क्या और किन कारणों से क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न मानव विकास का मुख्य उद्देश्य मानवों का सर्वांगीण विकास करना होता है, और मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है, और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए सुंदर भविष्य की रचना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बालक अर्थात मानव, जिसका गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत होने वाला क्रमिक परिवर्तन, विभिन्न आयाम, मानसिक प्रक्रियाएं आदि पर बल दिया जाता है। यानी कि हम पूरे मानव विकास की यदि हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्र हो गए मानव विकास को अध्ययन करने के लिए या मानव विकास को समझने के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट कहा है कि मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये विभिन्न अवस्थाएं हो गई जिनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और प्रत्येक विकास अवस्था जो होती है वो उसकी अलग विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक में जो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, भाषात्मक, संवेगात्मक आदि जो स्वरूप होते हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि नवीन परिस्थितियों के साथ से समायोजन स्थापित करना होता है। नवीन परिस्थितियों के साथ उसे समायोजन करना होता है, और इसके लिए उसे विभिन्न पहलुओं के साथ विकसित होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विभिन्न पहलू कौन कौन से होते हैं?
जो हमने कहे हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषात्मक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, स्मरण शक्ति का विकास, अनुशासनात्मक विकास, खेल का विकास आदि। ये सब विभिन्न पहलू हैं जिनके आधार पर विभिन्न परिवर्तन या विभिन्न तरह की चीज़ की प्रक्रियाएं बालक सीखता है, विकास करता है, फिर बालक में विकास होता है। फिर आता है मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। वंशानुक्रम, हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं, जन्मजात जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, गर्भाधान के समय ही क्रोमोसोम्स में उपस्थित जीन्स बालक में स्थानांतरित हो जाते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि वह उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप उसको उसके माता के अनुरूप प्राप्त होगी। तभी हम देखते हैं कि जितने भी बालक बालिकाएं होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं अपने माता या पिता के तरह दिखाई देते हैं काफ़ी कुछ हद तक, क्योंकि उन्हें वंशानुक्रम के द्वारा ये चीज़ें, कुछ गुण जो है वो जन्मजात प्राप्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि वातावरण का प्रभाव, मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का जो प्रभाव होता है वो बालक के व्यक्तित्व विकास पर बहुत पड़ता है। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार का व्यक्तित्व उसका विकसित होता है। बालकों में गलत आदतों का निर्माण, बाल अपराध की प्रवृत्ति, व्यक्तित्व विघटन, समायोजन की समस्याएं आदि अनुपयुक्त एवं दूषित वातावरण के कारण ही डेवलप होती है। यदि हम बात करें कि बालक यदि जो सुसंस्कारित माता पिता का बालक है तो वह भी सुसंस्कारित ही होगा। ज़्यादातर ये निर्धारित होता है क्योंकि हमारे परिवार में माता पिता इस प्रकार का वातावरण निर्धारित करके रहते हैं कि बालक के सामने अच्छी भाषा का उपयोग किया जाता है, अच्छी आदतों का प्रदर्शन किया जाता है, तो बालक जो देखता है वही सीखता है। इसी के विपरीत यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सुसंस्कारित माता पिता का बालक यदि किसी चोरी डकैती करने वाले या गलत आपराधिक प्रवृत्ति से लिप्त वातावरण में चला जाता है या व्यक्तियों के बीच चला जाता है और उसका पालन पोषण उन्हीं लोगों के बीच या उसी वातावरण में होता है, तो बालक उसी प्रकार की आदतें सीखता है। वह भी चोरी डकैती करेगा, गाली गलौज करेगा, लड़ाई झगड़ा करना सीख जाएगा और इसी प्रकार का व्यवहार करना सीख जाएगा, जबकि उसके माता पिता जो है वो बड़े सुसंस्कारित हैं, शिक्षित हैं। तो वातावरण जो होता है वो बालक के जीवन में बाल्यावस्था के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं के आधार पर बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। फिर आता है कि मानव विकास पर अधिगम और परिपक्वता का प्रभाव का अध्ययन। अधिगम और परिपक्वता जो होती है वो आंतरिक होती है। उम्र के साथ साथ बालक में विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और जब बालक कुछ परिपक्व होता चला जाता है तो बहुत कुछ अपने आप सीखता चला जाता है। लेकिन यदि जब बालक में परिपक्वता नहीं आती है तो काफ़ी प्रयासों के बाद भी बालक नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें तो जब परिपक्वता हमारी मांसपेशियों से संबंधित होती है, जब मनुष्य की मांसपेशियाँ मसल्स जो होती हैं वो डेवलप होती जाती हैं, मैच्योर होती जाती हैं, तो वह अपने आप उन अंगों से संबंधित क्रियाएं वो करना लग जाता है। जब हम छोटे से बालक को साइकिल चलाना सिखाते हैं या आजकल के एनवायरमेंट में जो बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने के होने के बाद उसके पास साइकिल आ जाती है, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बालक उस साइकिल को सिर्फ लेकर चलता है, पकड़कर चलता रहता है, या हम उसको उस पर बिठा देते हैं और हम खुद उस साइकिल को चलाते हैं, उसे घुमाते हैं। फिर धीरे धीरे उसको लेकर घूमना शुरू कर देता है बालक। फिर उसके बाद उसको पैडल मारकर पैर रखना सीखता है, फिर पैडल मारना सीखता है, यानी कि बहुत स्टेप बाय स्टेप बालक साइकिल चलाना सीखता है। इसी प्रकार यदि बॉल का एग्जाम्पल लें तो बॉल जब होती है तो बालक जब छोटा सा होता है तो बॉल या कोई खिलौना उसके सामने रखा है तो वो उसे सिर्फ देखता रहता है एक मिनट। जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसे झपट कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। उठाएगा फिर गिरा देगा, फिर उठाएगा फिर गिरा देगा, फिर उठाएगा फिर गिरा देगा। काफ़ी प्रयासों के बाद थोड़े समय के पश्चात फिर वो उसको पकड़ना सीखता है। पकड़ तो लेता है लेकिन खेलना नहीं आता है।
उसमें भी उसे समय लगता है। तो प्रारंभ में जब वो खेलना सीखता है तो वो बॉल से फेंकता ही है, उसे कैच नहीं कर पाता, उसे कैच करना मतलब ही नहीं पता होता है, समझ ही नहीं पाता, यानी कि कैच करने में भी अब समय लगता है। यानी प्रॉपरली एक बॉल से खेलने में उसे काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद और काफ़ी समय के बाद उसको ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको प्रॉपरली बॉल पकड़ना, थ्रो करना और कैच करना आता है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि बालक जो होता है जब तक उसके अंगों में, संबंधित अंगों में, उसकी मांसपेशियों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक बालक उससे संबंधित क्रियाएं नहीं कर पाता। इसी प्रकार पर्टिकुलर एज भी डिसाइडेड होती हैं कुछ क्रियाओं को करने के लिए या अवस्थाएं निर्धारित होती हैं। यदि उन अवस्थाओं, उन परिस्थितियों में उस एज में बालक को कुछ प्रॉपर गाइडेंस देकर वो कार्य करवाए जाते हैं तो बालक बहुत ईजीली सीख जाते हैं। लेकिन यदि जब वो एज निकल जाती है बहुत और या वो काफ़ी समय बीत जाता है और उसके बाद जब बालक बड़ा हो जाता है और हम उसे वो क्रियाएँ करना सिखाते हैं या वो चीज़ें देना करने के लिए कहते हैं तो उसे हीन भावनाएँ होती हैं, वो है हेजिटेशन फील करता है और वो सक्षम होते हुए भी उन चीज़ों को नहीं करता है या नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रॉपर एज, प्रॉपर और मैच्योरिटी के बहुत ज़रूरी होती है बालकों के कुछ सिखाने के लिए। यदि प्रॉपर एज में, प्रॉपर मैच्योरिटी आने पर बालकों को कोई चीज़ का गाइडलाइन दिया जाता है या प्रयास किया जाता है उनके साथ, तो वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख जाते हैं। फिर है व्यवहार और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। व्यवहार और अंतःक्रियाएँ जो होती हैं, व्यवहार जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। जिन व्यवहारों का प्रदर्शन बालक शैशवावस्था में करता है उन्हीं क्रियाओं का प्रदर्शन वह बाल्यावस्था में भी करे, किशोरावस्था में भी सेम टू सेम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किशोरावस्था में जिन क्रियाओं का, जिस व्यवहारों का प्रदर्शन कर रहा है वो सेम टू सेम वृद्धावस्था तक वो करता रहे, ऐसा भी नहीं होता है। यानी कि व्यवहार जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। उम्र के साथ साथ, विकास के साथ साथ बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आता चालू होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालकों का मात्रा जो होते हैं, बालक जो होते हैं वो विभिन्न आयु स्तर पर काफ़ी लोगों के साथ, जैसे माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, समाज, खेल के साथी आदि के साथ उसे सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसी के लिए अंतर्मुखी के साथ क्रिया भी करनी पड़ती हैं सामाजिक होने के लिए। और विभिन्न लोगों के साथ अंतर्क्रिया करने से ही उसमें त्याग, बलिदान, सहानुभूति, सहिष्णुता, जैसे तत्परता, जैसे गुणों का उसमें विकास होता है। अंतःक्रियाएँ जो है मूल रूप से बालकों के समायोजन स्थापित करने में उसका सहयोग है। फिर आता है वैयक्तिक विभिन्नताओं का। वैयक्तिक विभिन्नता यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो भिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं कि एक ही माता पिता के दो बालक बालिकाएँ हैं या दो बालक हैं या एक ही समय पैदा हुए दो जुड़वा बच्चे हैं, वो भी काफ़ी हद तक किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे से बिल्कुल सेम टू सेम नहीं मिलता है। आज तक तो नहीं मिला, मैंने भी नहीं देखा। जहाँ हम बात करें जुड़वा बच्चों की तो सेम टू सेम होने चाहिए, एक ही समय में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी पर्याप्त भिन्नताएँ एक दूसरे से पाई जाती हैं। ऐसा कहीं न कहीं वैयक्तिक भिन्नता के नियम के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बालक को के विकास में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्मरण शक्ति, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, सहचर्य, अधिगम, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि। ये सब मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं और इन्हीं के आधार पर धीरे धीरे बालक का जो IQ लेवल है वो डेवलप होता है। उसका भाषाएँ से रिलेटेड वोकैबुलरीज जो है वो डेवलप होती है। फिर आता है बालकों की विभिन्न असमानताओं का। मानव विकास में के अंतर्गत न केवल सामान्य बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है बल्कि असामान्य विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, गूंगे, बहरे, लंगड़े, दुबले, अंधे, काने आदि शारीरिक क्षमताओं से युक्त बालक, असामान्य बालक, भाषा संबंधी दोष युक्त
बालक, जैसे अकलाना, तुतलाना आदि, ये सभी बालकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। असंगठित आदतों के विकास जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करना, उन्हें परेशान करना, अपेक्षित सुधार, ये सारी गलत आदतें हैं। इन सब में अपेक्षित सुधार लाने का भी प्रयास किया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है, ताकि वो उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वो इन आदतों को छोड़ें और अच्छे व्यवहार आदतों का अपनाएं, जिससे वो समाज के साथ आसानी से समायोजित हो सके। फिर आता है विशेष योग्यताओं का अध्ययन। विशेष योग्यताएं जैसे कुछ जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, पैदाइशी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें कुछ भी चीज़ वो एक बार दे देंगे तो तुरंत उसको सीख जाते हैं या कर लेते हैं। ऐसे बच्चों की पहचान करना और उनकी योग्यता अनुसार उन्हें सही कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट आता है बालकों में रुचियों का अध्ययन करना। रुचि जो होती है वो अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती। जैसे जैसे बालकों का विकास होता है, उन्हें अपनी कोई पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है डेवलप होते चले जाते हैं। कार्य प्रगति में प्रेरणा का कार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य पूर्ति के जो होती है वो कहीं न कहीं इसी के आधारों पर होती है। बालक किसी कार्य को किस तरह कैसे करेगा, कैसे किया जाएगा, सफलता अर्जित होगी, यह सब कार्यशैली पर निर्भर करता है। कार्यशैली किस पर निर्भर करती है? जब व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है तो उसकी कार्यशैली अपने आप परफेक्ट हो जाती है और तो उसे परफेक्ट करता चला जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जोर जबरदस्ती से आप ज़्यादा देर तक नहीं करवा सकते या ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट, रुचि डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। क्या आता है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। व्यक्तियों के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। IQ लेवल जो होता है इसके परीक्षण हेतु भी कई मानक तैयार किए गए हैं। विनय सानंद का जो बुद्धि परीक्षण है वो काफ़ी प्रचलित है इस क्षेत्र में, जिसके आधार पर बच्चों का IQ लेवल जो है वो देखा जाता है और उसी आधार पर फिर उनका शिक्षण प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर समाज संबंध शिशुअवस्था, बाल्यावस्था में बाल्य की अपने माता पिता या अपने चारों तरफ के जो वातावरण या व्यक्तियों के साथ जो समायोजन स्थापित करना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही समायोजन की समस्या जो है विकराल रूप ग्रहण कर सकते हैं। बचपन में जब बालक तुतलाता है, हकलाकर बोलता है, तुतलाकर बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अगर इसी प्रकार बालक किशोरावस्था तक में बोले तो वो अच्छा नहीं लगता। यानी कि बालकों की जो छोटे छोटे बालकों की जो हरकतें होती हैं या उनके व्यवहार होते हैं उन्हें बचपन की अटखेलियाँ समझ कर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वही जो उसकी जो प्यारी प्यारी हरकतें होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अखरने लगती हैं उसकी उम्र के साथ साथ, और हमें गुस्सा आने लगता है और लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। यानी बाल्यावस्था में जिन गतिविधियों को नज़रअंदाज किया जाता है वही क्रियाएँ बड़े होने पर काफ़ी दुखदायी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है बाल अभिभावक संबंधों का अध्ययन। बालक अभिभावक संबंध, जिन माता पिता के अभिभावकों का आपस में संबंध बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, सकारात्मक रूप से डेवलप करते हैं। लेकिन जिन बालकों के माता पिता के बीच अच्छे संबंध नहीं होते, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तलाक, कुछ भी हो सकता है, तो उनका प्रभाव बालकों के व्यवहार पर बहुत नकारात्मक रूप से पड़ता है और उनमें हीन भावनाएँ डेवलप हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है विकास के नियम और सिद्धांतों का। सामान्य बालकों में विकास गतिमान किस प्रकार किस आयु में होते हैं, किस आयु में बालकों में कौन कौन से विकासात्मक टास्क
उम्र में और हर अवस्था के लिए कुछ टास्क निर्धारित किए गए हैं और बालकों को उस अवस्था में उन टास्क को कंप्लीट कर लेना ही परफेक्ट माना जाता है। जो बालक उन टास्क को उस अवस्था में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो अन्य अपने उम्र के बालकों से पिछड़ जाते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है और यही का मतलब इसी के आधार पर डेवलपमेंट निर्धारित होता है, IQ लेवल निर्धारित होता है और इन सब का अध्ययन मानव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नमस्कार।